बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर करना चाहूँगा जनाब कि जो यहाँ पे एग्रेशन शो करने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर अफ़गानिस्तान की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे एक नेक्सस बना हुआ है। वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी तरीके से अनरेस्ट फैलाई जाए, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने एक तहिया किया हुआ है, और वो ये है कि जनाब जितनी पोस्टें हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जहाँ से एग्रेशन हमें नज़र आ रही है पाकिस्तान के ऊपर होते हुए, या फॉर दैट मैटर यहाँ वहाँ से जो लोग अगर इनफिल्टर कराने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ पे जो टॉलरेंस की पॉलिसी है दैट इज़ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पाकिस्तान ने अपनाई हुई है। और बाकायदा तौर पे फौरी तौर पे वहाँ पे जनाब उनको रिस्पॉन्स दिया जाता है, उनको जनाब अटैक किया जाता है, उनको जनाब टैकल किया जाता है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें इमीडिएटली वहाँ पे रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। और सो मच सो कि वहाँ पे जो 21 वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो हेड्स हैं उनको भी निशाने पे रखा हुआ है। सो एक बात तो ये होगी, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है पाकिस्तान की तरफ से, और इसमें कोई सोचो विचार की बात नहीं है। दे वी हैव डिसाइडेड वंस फॉर ऑल कि जनाब वी आर गोइंग टू टेक देम ऑन, और इसको हम डिसाइड करेंगे कि जनाब वहाँ से जो टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ हो रही है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेकेंडली मैं ज़रा बात करना चाहूँगा जनाब ईरान, अमेरिका और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जहाँ पे जनाब स्ट्राइक्स हो रही है। ईरान ने ये फैसला किया है कि जनाब जीसीसी कंट्रीज़ को हिट नहीं करेगा। वो जीसीसी कंट्रीज़ यानी कि जो हम मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, वहाँ पे हमने देखा है कि जनाब ड्रोन्स हो या मिसाइल्स हो, उनसे अटैक किया जाता रहा है ईरान की तरफ से, चाहे दुबई हो, अबू धाबी हो, कतर हो, रियाद हो, उन पर जनाब हिट किया जाता रहा है। और उसमें पाकिस्तान ने बहुत अहम रोल प्ले किया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब जो है वो सऊदी अरेबिया गए, और उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से और प्रिंस खालिद बिन सलमान जो कि डिफेंस मिनिस्टर भी हैं उनसे भी मुलाकात की। और इसमें मुलाकात में बड़ी डिटेल में इन डेप्थ जाके बातचीत हुई, क्योंकि हमारा एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, और उस पर हमने बातचीत की है। और उसमें एक चीज़ बिल्कुल वाजे कर दी गई है ईरान पे कि हमारा सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, और उसके तहत हम जो है सऊदी अरेबिया के साथ खड़े हैं। सो वो ईरान को एक क्लैरिटी मिल गई है, और एक चेंज जो आई है इस वॉर में वो ये है, जिसमें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जीसीसी कंट्रीज़ पे आइंदा ईरान जो है वो हमला नहीं करेगा। और उसने एक साथ कंडीशन रखी है ईरान ने कि जनाब वहाँ से मेरे पे हमला ना हो तो मैं जनाब हमला नहीं करूँगा। लेकिन फ़िलहाल ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ साथ जो अल्टीमेट जो यहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये जिस तरफ जा रही है सारी चीज़ें, वो ये है कि जनाब कौन जो है बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करेगा। क्योंकि बार बार इस चीज़ को इसकी निशानदेही मैं करता आया हूँ, दोबारा करूँगा कि जनाब जितनी वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं या जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं दुनिया में, बैकडोर डिप्लोमेसी काम करती आई है, और वो एक ऐसी ऑप्शन है जिसको टैप करना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, मेजर जनरल समरेज सालिक साहब, एम्बेसडर ज़मीर अकरम और रेयर एडमिरल फैसल शाह साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। मैं ज़रा डॉक्टर साहबा से शुरू करना चाहूँगा। डॉक्टर साहबा, अब तो जनाब फील्ड मार्शल साहब गए सऊदी अरेबिया, वहाँ पे क्राउन प्रिंस से भी मुलाकात हुई, डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई, और एक जो हमारा स्ट्रेटेजिक जो एग्रीमेंट है, डिफेंस का एग्रीमेंट जो हमारा चल रहा है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, उस पर बड़ी इन डिटेल इन डेप्थ बात हुई। नाउ what exactly is happening when it comes to our friendly country सऊदी अरेबिया? उनके कंसर्न्स डेफिनेटली हैं, हम उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हैज इमर्ज एज एन इम्पोर्टेंट ब्रिज स्टेट, और जो एड्रेसल की सबसे वाजे हमें इशारा मिला है वो ये कि हम ईरान के साथ कॉन्वर्सेशंस में हैं कि गल्फ स्टेट्स को और सऊदी अरेबिया को हिट ना करें। लेकिन आप इसमें ये बात भी जहन में रखिए कि बीच में कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि फॉर एग्जांपल आज़रबाईजान को हिट किया गया, और ईरान ने कंप्लीटली डिनाई किया कि आज़रबाईजान को ईरान ने हिट नहीं किया है। तो हमें पता है कि बहुत ज़बरदस्त पेनिट्रेशन है मोसाद की ईरान के अंदर भी, और उसके अलावा भी वो खित्ते में बहुत अहम काम कर रहा है इन द सेंस कि इसराइल को बचाने के लिए या कोई ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि ईरान जो है वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आ जाए सेंट्रल एशियन स्टेट से, गल्फ स्टेट से या सऊदी अरेबिया से। मेरा ख्याल है यहाँ पर पाकिस्तान एक ब्रिज स्टेट है,
जो अपने सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो उसका सऊदी अरेबिया के साथ है उस वजह से भी, और ओवरऑल खित्ते के लिए भी पाकिस्तान अब मिडिल पावर है, इट्स अ मिडिल पावर टू रेकन विद। तो वो बात कर रहा है इन स्टेट से, और ईरान से भी ये अश्योरेंस ले रहा है कि इन स्टेट्स को मिनिमल हिट किया जाएगा, जो ईरान की स्ट्रैटेजी है। और जो अमेरिकन तनसीबात हैं उनको ही फोकस किया जाए, कहीं और मलबा ना गिरे, नुकसान ना हो। अब देखिए दुबई इन सम वेज इज लिम्पिंग बैक टू नॉर्मेलिटी। उन्होंने फ्लाइट शुरू कर दी हैं अकम्पनीड बाय एयरफोर्स, और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ सिक्योरिटी की चीजें एसओपीज इशू किए हैं कि सिटीजन्स वो फॉलो करें। तो वो कोशिश कर रहे हैं वहाँ जिंदगी लिम्प बैक करे। और मेरे ख्याल है इसकी दूसरी डायमेंशन ये है कि पिछले 48 आवर्स में तल अवीव को बहुत बुरा हिट किया है ईरान ने। दो बातें इस बात की हमें समझिए इशारा देती है, क्योंकि तल अवीव ने उसकी, इजराइल ने उसकी जो फुटेज है वो बाहर निकलने से सेंसर कर दी है। मतलब वो सिर्फ जो सिविलियन अटैक जगहों पे अटैक होते हैं उसको तो दिखाते हैं, लेकिन जो उनकी फौज का नुकसान हो रहा है या जो उनके डेटा सेंटर्स का नुकसान हो रहा है जिनको ईरान इस वक्त टारगेट कर रहा है, वो बाहर नहीं निकलने देते हैं, वो दिखाते नहीं है। लेकिन उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया से कहा है कि आप हमारा इस जंग में साथ दें। इट इज स्ट्रेंज, यूएस उनके साथ है, वो ऑस्ट्रेलिया से भी कह रहे हैं। दूसरा, उन्होंने एक्चुअली एमनेस्टी इंटरनेशनल से ये स्टेटमेंट दिलवाया है कि ये जो क्लस्टर बॉम्ब्स थ्रू मिसाइल्स ईरान ड्रॉप कर रहा है ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। मतलब मज़ाक़ खेज लगता है ना कि जब इसराइल ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात करता है, गजा के बाद बिलखुसूस। तो मुझे लगता है कि थोड़ा फोकस ईरान का तब्दील हुआ है, जहां वो तल अवीव को डायरेक्टली ज्यादा हिट करें, एंड आई सी अ रोल ऑफ पाकिस्तान इन दैट। अच्छा, जज साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो हिट्स हैं, जैसे ड्रोन की हिट्स हैं, अब ये सारे हिट्स जो हैं वो कितनी प्रिसाइज होती हैं? मतलब इसमें टारगेट्स जो हैं किस तरीके से या किस हद तक अचीव किए जा सकते हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ईरान की जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं उसने इसराइल और अमेरिका को भी परेशान किया है। अच्छा। आज मैं सुबह पढ़ रहा था कि बेनगोरियन एयरक्राफ्ट जो एयरपोर्ट उसके ऊपर भी स्ट्राइक की गई है, और बहुत प्रिसाइज उन्होंने टारगेटिंग की है। और स्ट्रेटजी ईरान की ये रही है कि पहले इनके आईज एंड ईयर्स को टेक आउट किया जाए ताकि मज़ीद जो स्ट्राइक्स हैं वो उनको पता ना चले और वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो मेरे नज़दीक आजकल जो गाइडेंस है विच इज़ थ्रू सैटेलाइट, विच जो सुनने में आ रहा है कि जी इस तरह की गाइडेंस और लोकेशन ऑफ वेरियस टारगेट्स, प्रिसाइज लोकेशन ऑफ वेरियस टारगेट्स, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अलेज किया रशिया को कि वो ये डाटा ईरान को प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा। तो वो सारी जो बैटलफील्ड अवेयरनेस, लोकेशन ऑफ टारगेट्स, प्रिसीजन लोकेशन और दैन प्रिसीजन म्यूनिशंस की वजह से मेरे नज़दीक ईरान बहुत प्रिसाइज टारगेट्स को हिट करने में सक्सेसफुल हो रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने इसराइल के डीसैलिनेशन प्लांट को स्ट्राइक किया, इसराइल के वेरियस टारगेट्स को उन्होंने स्ट्राइक किया। और ये ऐसा नहीं था कि वो एरिया में जाके मिसाइल गिर गए, बल्कि वो प्रिसीजन जो भी टारगेट वो करना चाहते थे, चाहे वो एयरपोर्ट था चाहे वो डीसैलिनेशन प्लांट था, उनको उन्होंने हिट किया। तो अभी तक ईरान जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज़ की बेसिस पे इसराइल और यूएस को सरप्राइज कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक अभी नए मैयत लेने पे मजबूर हैं। अच्छा, बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू सऊदी अरेबिया या वो कंट्रीज जिनको इब्राहिम एकॉर्ड के तहत जनाब उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, और यूएई हो गया, एंड देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज आउट देयर। लेकिन ईरान का कहना ये है जनाब कि वो तो वहाँ पे हिट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं। सो वो इन बेसिस को हिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो लेकिन जनरल साहब कह रहे हैं जनाब कि डाटा शेयरिंग हो रही है फ्रॉम रशिया और बड़ी प्रिसाइज टारगेटिंग हो रही है। बट एट द वेरी सेम टाइम पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान का एक पैक्ट भी है सऊदी अरेबिया के साथ। सो ये पैक्ट के अंदर रह के पाकिस्तान क्या, व्हाट कैन पाकिस्तान डू अबाउट इट? मतलब क्या उनको कह सकता है ईरान को कि जनाब आप यूएई पे और बाकी जो मुस्लिम स्टेट्स हैं उनको हिट ना करें, टर्की को हिट ना करें, लाइक सो मेनी अदर। टर्की का तो खैर एक क्वेश्चन मार्क उस पर भी आ जाता है, लेकिन देन अगेन ऑब्वियसली व्हेन देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन, उसमें इधर उधर हो ही जाती हैं थोड़े बहुत मिसाइल। सो लेकिन बात यह है कि ये इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है? व्हाट कैन पाकिस्तान डू अबाउट इट? पाकिस्तान एक यकीनन एक मुश्किल सिचुएशन में है,
क्योंकि हमारी क्लोज रिलेशंस गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया के साथ तो हमारा डिफेंस पैक्ट भी है, लेकिन साथ साथ हमारे ईरान के साथ भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। और यहाँ पाकिस्तान में ईरान के लिए ऑलमोस्ट 100% सिंपैथी है मुल्क में। तो ये सारी फैक्टर्स को हमारी हुकूमत को कंसिडरेशन में लेना होगा और ले रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है फ़िलहाल कि हम ये जो स्ट्राइक्स हो रही हैं जीसीसी कंट्रीज़ पे, इनको मिनिमाइज़ किया जाए। और इसी वजह से एक तरीके से डिप्लोमेटिकली हमने ईरान को एक सिग्नल भी दिया कि जी याद रखें कि हमारा एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ। लेकिन दूसरी तरफ मेरे ख्याल में बैनुल-अक़वामी जो लॉज ऑफ वॉर हैं, उसके तहत ईरान को ये हक है कि वो उन टारगेट्स पर हमला कर सकता है जो टारगेट्स उसके हरीफ के हैं और दूसरे ममालिक थर्ड कंट्रीज़ में हैं। तो इंटरनेशनल लॉ के तहत इनको ये राइट तो है, प्रोवाइडेड कि ये इसकी प्रोपोर्शनैलिटी हो और इसमें अनड्यू डैमेज सिविलियंस को ना हो। कई जो इसमें जो टर्की पर हुआ है, साइप्रस पर हुआ है, और आई थिंक इवन ईरान पे, अज़रबैजान पे जो अटैक हुआ है, मुझे ये लगता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं। क्योंकि इज़राइल और अमेरिका की कोशिश ये है कि जो ईरान की अक़लियतियाँ हैं, माइनॉरिटीज़ जिस तरह अज़ेरीज़ हैं, बलूचीज़ हैं, कुर्द्स हैं, इनको प्रोवोक किया जाए कि वो ईरान की हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और एक किस्म की खाना जंगी वहाँ ईरान में शुरू हो जाए। तो ये भी हमें एक फैक्टर जो है उसको कंसिडर करना होगा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी हो सकती हैं कई। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी जैसे अभी ऑलरेडी पॉइंट आउट किया गया जनरल साहब ने कि ईरान अपना जो फोकस है वो इज़राइल के ऊपर अभी शिफ्ट उसने किया है। और जो मेरा ख्याल है जो यहाँ गल्फ़ कंट्रीज़ में जो अमेरिका की रेडार सिस्टम्स थे, उसके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स थे, उनको डैमेज हुआ है। और अब ये मोर फोकस जो है वो इज़राइल पर होगा और इज़राइली टारगेट्स के ऊपर होगा ईरान की तरफ से। तो आई थिंक ये सिचुएशन इवॉल्व हो रही है। बट इस वक्त जो जितना फॉग ऑफ वॉर जिसको कहते हैं वो इस तरह है कि क्लियरली किसी चीज़ के ऊपर ख़त्मी तौर पर कोई बात करना मुश्किल होगा। इसी वजह से आई थिंक ये जो हमारी कन्वर्सेशंस हो रही हैं सऊदी अरेबिया में, उसकी वजह यह है कि हम क्लैरिटी हमें मिले और हमारी पोजीशंस भी क्लियर हो जाएं, दोनों सऊदी अरेबिया को और ईरान को। क्लैरिटी से क्या मुराद है ज़मीर साहब आपका? क्लैरिटी किस चीज़ की चाहिए? क्लैरिटी से मेरी मुराद ये है कि देखिए मैं तो अभी पॉलिसी उसमें नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि सेंसिबल चीज़ जो हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हम सऊदीज़ को रीअश्योर कर रहे हैं कि जी हमारी आपके साथ, अगर आप पर डायरेक्ट आपके ऊपर सऊदी अरेबिया पर अटैक होता है, जो ना मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है, तो उस सूरत हाल में हम सऊदी अरेबिया के साथ खड़े हैं और हमारा जो डिफेंस पैक्ट है उसके बेसिस पर हम सऊदी अरेबिया की मदद करेंगे। एट द सेम टाइम हमने जो सिग्नल्स और कॉन्वर्सेशंस और कम्युनिकेशंस हो रही हैं ईरान के साथ, उसमें भी हमने यही कन्वे किया है कि जी सऊदी टारगेट्स को आप ना करें और अपने ये जो है वहाँ पर सिविलियन कैजुअल्टीज़ या कैजुअल्टीज़ या सऊदी टारगेट्स के ऊपर हमला ना हो। ठीक, ओके, ठीक है जी, ठीक है। रेयर एडमिरल साहब, मुझे ये बताइए, एक ज़माना था, मतलब मैं ज़माना तो नहीं कहूँगा, अभी से कुछ अर्सा पहले, कुछ माह पहले, डॉक्टर हुमा बुकाई अक्सर औकात देखा हमने रोस्ट्रम पे खड़े होकर कह रही होती थी कि जनाब अगली जंग जो है वो जनाब समुद्रों में होगी और वहाँ पे जनाब जंग लड़ी जाएगी। तो अभी 4-6 माह पहले तो हम लोग समझते थे कि डॉक्टर साहब जो है ना, उनको पता नहीं कोई फैसिनेशन है समुंदर से और वो समुद्रों की तरफ ऐसे ही लेके जा रहे हैं चीज़ों को। लेकिन अभी बिल्कुल ऐसे नज़र आ गया, सामने आ गया सारी चीज़ें, और अभी तो समुंदर के अंदर ही सारी चीज़ें डिसाइड हो रही हैं। अभी आप क्या समझते हैं, जो अभी रिसेंटली इंडिया ने जो रोल प्ले किया, जो एक्सरसाइजेस करने आए हुए थे ईरानियंस, और उसके बाद उनके साथ जो रोल प्ले किया इंडिया ने, और उसके अलावा अभी जो सिचुएशन है, जिस तरीके से थोड़ा सा है जिन्होंने पाकिस्तान को और एक आध और मुल्क को उन्होंने ज़रूर दिया है ईरानियंस ने कि जनाब दे कैन लाइक वहाँ पे थोड़ा सा एक्सेस उनको मिल गया है, लेकिन अदर देन दैट किसी को एक्सेस नहीं मिल रहा।
सो इससे हमें क्या फ़ायदा पहुंचेगा, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुंचेगा? नंबर वन, फ़ायदे से मुराद ऑब्वियस है जो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उसके अलावा ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा कि हमें कोई सिंगल आउट कर दिया जाए कि नहीं जी ऐसी कोई रले मिले हुए हैं जनाब इस दे नाल ईरान दे नाल, इस तरह का कोई एलिगेशन तो नहीं लग सकता हम पे? पहला जो एक आपने इंडिया का किरदार का कहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि इंडिया का कितना घिनौना किरदार है इस जंग में और क्या उसका गठजोड़ है इजराइल और यूएस के साथ। खास तौर पे ये जो ईरानियन शिप डूबा है, इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ। जी। ये ईरानियन शिप, 3 ईरानियन शिप्स थे, एक ईरानियन टैंकर था और 2 वॉरशिप्स थे। और ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में इंडिया गए थे विशाखापट्टनम में। वहां 15 से 25 फरवरी इन्होंने मिलान एक्सरसाइज और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पार्टिसिपेट किया। इसमें यूएस नेवी को भी इनवाइट किया गया था, जिसने आखिरी बिल्कुल टाइम पे रिग्रेट कर लिया और वो नहीं आए। ठीक। ये शिप जब विशाखापट्टनम से निकले हैं तो यकीनन वहां से ये खबर यूएस नेवी को दी गई है कि ये शिप्स यहां से निकल गए हैं। अच्छा। राणा साहब, जब कोई शिप किसी जगह से निकलता है और उसकी अगली डेस्टिनेशन आपको पता हो तो आप उसके पैसेज को कैलकुलेट कर सकते हैं प्रिसाइजली। ठीक। तो इन शिप ने कोलंबो जाना था विशाखापट्टनम से, और जब ये विशाखापट्टनम से निकले तो इनकी इंफॉर्मेशन चली गई। उसके बाद यूएस नेवी ने इसको कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि किस टाइम फ्रेम में ये शिप्स कहां पर होंगे। ठीक। और आप ये देखिए कि जहां पे इनको हिट किया गया है इस शिप को, वो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। वो गाल जो श्रीलंका की पोर्ट है उसके साउथ में इसको किया गया है, यानी इंडियन जुरिस्डिक्शन से जैसे ये बाहर आया है इसको हिट कर दिया गया। क्यों? इसलिए कि अगर इंडियन जुरिस्डिक्शन में किया जाता तो इंडिया के ऊपर ब्लेम आता, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सर्च एंड रेस्क्यू की एफर्ट्स होती है उसका बर्डन इंडिया पे आता, उससे भी इंडिया को बचाया गया। और इंडिया ने ना सिर्फ ये कि ये जब शिप्स निकल रहे थे उसको पता था कि ये एक वॉर जोन में जा रहे हैं, इनके मुल्क में जंग लगी हुई है, धड़ाधड़ इनकी नेवी की शिप को टारगेट किया जा रहा है, तो इंडिया ने किसी किस्म का कोई एफर्ट नहीं की ईरानियंस के साथ कि भाई इस शिप के लिए आप क्या चाहते हैं, आप इनको यहीं रोकना चाहते हैं, हम तैयार हैं इनको रखने के लिए। कोई ऐसी चीज नहीं, इनको खैर बात कह दिया। सर्च एंड रेस्क्यू में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। और सितम ये है राणा साहब के इन शिप्स पे ना एमुनेशन था ना आर्म्स थे, क्योंकि ये एक सेरेमोनियल फंक्शन के लिए आए हुए थे और इनके ऊपर कैडेट्स थे ईरानियन नेवी के जो सी ट्रेनिंग करने आए हुए थे। और वो बच्चे 18 से 21 साल के थे। जो मैक्सिमम कैजुअलिटीज हुई हैं वो उन बच्चों की हुई। ये किरदार है उस इंडिया का जो कि यहाँ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, ब्लू वाटर नेवी बनना चाहता है, और जो कहता है कि जी मैं यहाँ का थानेदार हूं। ये इंडियन ओशन नहीं है, ये इंडियाज ओशन है। ठीक। उस इंडिया ओशन में ये एक ना सिर्फ ये कि कत्लो गारत में फैसिलिटेट कर रहे हैं, बल्कि उसके डैमेज से भी बचने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्च एंड रेस्क्यू ना करना पड़े। तो एक चीज तो ये। दूसरी चीज जो आपने बात की है कि आबनाए हुर्मुज की वजह से क्या हो रहा है, देखें आबनाए हुर्मुज पे ईरान ने सिर्फ अभी कहा है कि हमने ये बंद कर दी है, उन्होंने कोई फिजिकल मेजर नहीं लिया है बंद करने का। ना उन्होंने माइनिंग की है, ना उन्होंने शिप की स्कटलिंग की है वहां पे। वो सिर्फ कह रहे हैं कि हमने ये बंद कर दी है और अगर यूएस नेवी इसमें आ सकती है तो आके दिखे। और ये बात मैं क्योंकि ईरान में रहा हुआ हूं, उनकी नेवी के साथ मैंने काम किया है, ये मुझे पता है कि जो वो कह रहे हैं ये 100% सही है दावा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में यूएस नेवी नहीं जा सकती, और जब तक ईरानियंस नहीं कहेंगे, उसको नहीं खुद खोलेंगे, कोई शिप उसमें नहीं जाएगा। आप देखें कि उन्होंने सिर्फ ऐलान किया है और शिपिंग कंपनीज ने वहां जाना बंद कर दिया, क्योंकि सबको पता है कि इनकी कैपेबिलिटी है कि ये उसको बंद कर सकते हैं, वहां शिपिंग को रोक सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं। ईरान की एक्चुअली 2 नेवीज हैं। जो बड़ी नेवी है अर्तिश नेवी, जिसमें ये बड़े शिप्स और प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके शिप्स इन्होंने डुबोई नहीं है, वो उसका मुकाबला तो यूएस नेवी से नहीं किया जा सकता। लेकिन जो दूसरी नेवी है पासदाराने इनकलाब की नेवी, उसके पास ये छोटी बोट्स हैं, वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर करते हैं और वो बेसिकली पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में होते हैं, और उन्होंने ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद की हुई। तो इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की वजह से पूरे खित्ता ये जो खित्ते के ममालिक है, इनका तो सारा खाना पीना जीना मरना इकोनॉमी सब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे डिपेंड करती है। खित्ते से जो बाहर के ममालिक हैं, जो एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, जो 40% यहाँ से ट्रेड गुजरती है उस पर डिपेंड करते हैं, उनकी मैशियत को बहुत खतरा है। यूरोप को है, फार ईस्ट को है, पाकिस्तान को है। तो इसलिए ये पूरी दुनिया बेसिकली इस लपेट में आ रही है, और ये मेरा ख्याल है ईरान कर भी इसीलिए रहा है कि सबको कह रहा है कि अपना किरदार प्ले करो और समझाओ इनको कि ये लोग जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मोदी गया था तल अवीव और वहाँ पे जाके नेतन्याहू से मिला था, तो आपने एक प्रोबेबली एक बात की थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और वो ये है कि अगर किसी भी स्टेज पे शायद अमेरिका पुल आउट करता है फॉर वन रीज़न और दी अदर, तो बैकअप प्लान पे इजराइल के साथ जनाब
इंडिया मिल सकता है? कुछ इस तरह की आपने बात की थी, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि किसी स्टेज पे अमेरिका पुल आउट कर दे फॉर इंटरनल प्रेशर्स और वट एवर प्रेशर्स जो पड़ रहे हो अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे या ट्रंप पे, तो वो पुल आउट कर सकता है? और क्या वाकई ही इजराइल के साथ इंडिया खड़ा हो सकता है ओपनली? देखिए, लेट्स सी हाउ थिंग्स आर मूविंग। जिस तरह चीजें मूव कर रही हैं वहां हमें नजर आता है कि ईरान की हिकमत अमली जो है वो कुल्ली तौर पे कामयाब हुई है। हाँ। एज आई स्पीक टू यू, मेरा ख्याल है ईरान से अभी ऐलान आया है कि उन्होंने कहा है कि अब हम किसी गल्फ स्टेट पर अटैक नहीं करेंगे अनलेस वहां से अटैक ओरिजिनेट हो। हाँ। और आपको पता है कि मोस्ट गल्फ स्टेट्स जो हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि हम ईरान पे अटैक अपनी जमीन से नहीं होने देंगे। तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक मैसेज क्रॉस किया, पेन इन्फ्लिक्ट किया, और ये देख के कि वो स्टेट्स इसराइल के और अमेरिका के साथ नहीं जुड़ रही हैं, उन्होंने वहां से फोकस उठा लिया है और अब डायरेक्टली वो तल अवीव को अटैक करें। तल अवीव में जो इस वक्त हो रहा है वो उन्होंने बिल्कुल सेंसर कर दिया, उसको बाहर निकालना। लोग कह रहे हैं जो बंकर्स में हैं वहां पर भी डेथ्स हो रही हैं। और जैसे मैंने अभी एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, उन्होंने अब ऑस्ट्रेलिया को एंगेज करने की कोशिश की है। और जी अभी जो एडमिरल साहब फरमा रहे हैं ना, जी। वो बिल्कुल वाजे है कि इंडिया किसके साथ खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के जो अपोजिशन है उसने इंडिया से कहा कि आपने तो इस बात की भी तंबीह नहीं की, इस बात को भी क्रिटिसाइज नहीं किया कि एक हेड ऑफ द स्टेट को मारा गया है। सोनिया गांधी एंड अदर्स ने आके बहुत वाजे तौर पे उनसे ये बात कही है। एक डेवलपमेंट ये, दूसरी डेवलपमेंट ये कि रशिया इस वक्त सबको पता है कि इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है ईरान को टू हिट इजराइल, और रशिया के ऑयल को इजाजत दी है अमेरिका ने 4 अप्रैल तक कि वो रशियन ऑयल खरीद सकता है। तो मैं इसको अमेरिकन एडमिशन ऑफ डिफीट भी देखती हूँ, और मैं इसको ईरान अमेरिका की इंडिया को फेवर भी देखती हूँ। थर्ड चीज, आपको पता है हम इस वक्त ऑलमोस्ट एक ओपन वॉर में हैं विद अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में जब इन्होंने बडगाम पे हमला किया है और वहां का जो असलाह जो वहां था उसको न्यूट्रलाइज किया है, वो असलाह जो है वो जियोनिस्ट ओरिजिन का है, वो इजरायली ओरिजिन का है। तो अब बिल्कुल वाजे तौर पे बात हो रही है अफगान इंडिया इजरायली नेक्सस अगेंस्ट पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स अगेंस्ट ईरान। ईरान में जो अमेरिका को शुरू में थोड़ा सा खुमार था ना, वो इस बात का था कि उन्होंने ईरान को बिल्कुल पेनिट्रेट करा दिया था मुसाद से। कौन थे आलाकार? उनके आलाकार थे अफगानी। उन्होंने पहले 4,500 का नंबर आ रहा था, अब 28,000 का नंबर आ रहा है जिन अफगानियों को उन्होंने वहां से हटाया है ईरान से। तो ये जो एक ऑब्वियस आपको नजर आता है कि नेक्सस बिल्ड हो रहा है, और ये भी नजर आ रहा है कि देखिए इस वॉर को क्या कहा जाता है। इस वॉर को इस वक्त 2 बातें कही जा रही हैं। एक कहा जा रहा है अ वॉर नो वन ओन्स, यानी अब इस वॉर को अमेरिका भी ओन नहीं कर रहा, अमेरिका के अंदर भी लोग नहीं ओन कर रहे। तो चांसेस हैं कि ट्रंप को बाय कंपल्शन शायद पीछे हटना पड़े। क्या इसराइल पीछे हटने को तैयार है? नहीं। इस पूरी सूरत हाल में वाहिद बंदा जो जीत रहा है वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है, उसके सर पर इलेक्शंस खड़े हुए हैं, और उस इलेक्शंस में जेल से बाहर रहना उसकी सबसे बड़ी जरूरत है, और अच्छा। उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट का कंटिन्यू होना जरूरी है। और आप मीटिंग भी देखी थी जो जंग से चंद दिन पहले हुई थी, ऑब्वियस नेक्सस नजर आता है, देयर इज नो रॉकेट साइंस टू इट, और इतने इशारे अब उस हवाले से मिल रहे हैं। वो ये रहा है कि इंडिया भी इजराइल की तरह आइसोलेटेड है। श्रीलंका में जो के वाटर्स में जो इन्होंने किया हमारे वेस्ट इंडियन ओशन में, जो कि जिस शिप को राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज था, अब श्रीलंका में भी ईरान की फेवर में मुजाहरे हो रहे हैं। ठीक। तो इसराइल को भी कंडेम कर रहे हैं और इंडिया को भी कंडेम कर रहे हैं। ठीक। डॉक्टर साहब एक और बात जरा बताइएगा कि बोर्ड ऑफ पीस से इंडोनेशिया जो है वो बैकआउट कर रहा थी। जी, दिस इज स्टिल सोशल मीडिया वो कि उसने कहा है कि हम सीरियसली सोच रहे हैं कि हम बोर्ड ऑफ पीस से बाहर निकल आए। और आपको पता है मलिया लोधी हैज बीन वेरी वोकल अबाउट इट, और आपको इसराइल भी दोबारा यूनाइटेड नेशंस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। वो एमनेस्टी इंटरनेशनल से कह रहा है हमारे खिलाफ वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स गिराना वॉर क्राइम्स है। तो मुझे तो अब बोर्ड ऑफ पीस, प्रेसिडेंट ट्रम्प का गजा प्लान, एवरीथिंग हैज कोलैप्स्ड। मेरा ख्याल है पिछले 7 दिन ने जो जियोपॉलिटिक्स है और किस तौर ये आगे बढ़ेगी इसको टोटली तब्दील कर लिया। और आप सोचिए ईरान, अमेरिका, इजराइल के माइट को मिलाकर इस जंग को 7-8 रोज सस्टेन कर गया है। ये कितना स्ट्रेच कर सकती है ये वॉर जनरल साहब? क्या कैपेसिटी है ईरान की? मतलब अगर देखा जाए रियलिटी चेक तो ये है
कि ईरान ने इतने दहाइयों से, मेरे ख्याल में 4 दहाइयाँ गुजर गई, 4 डेकेड से ईरान ने ना तो अपनी एयर पावर बनाई, ना उसमें एयर पावर पे कोई इन्वेस्ट किया, ना उसने कोई एज सच अगर देखा जाए तो अपने अवाम के लिए कोई रिलीफ दी उसने। लेकिन फिर भी जो है वो चल रही है, रिजीम तो चल रही है। कब तक चलती है, एक तो ये बता दें, क्या ये वाकई रिजीम चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती? क्योंकि बार बार एक चीज़ मैं रेज करता हूँ कि इन्फिल्ट्रेशन जो है इंटेलिजेंस आउटफिट्स की, जो ईरान के नज़दीक हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं, वो 85% है, प्रिसाइज हिट्स होती हैं। जो भी बंदा उन्होंने टारगेट करना होता है इसराइल ने, उसको प्रिसाइज हिट की जाती है, उसमें कोलैटरल डैमेज भी कोई नहीं होता। तो अगर ये सारी चीज़ें देखी जाएँ तो ये कितना अरसा रिजीम्स जो है सर्वाइव कर सकती है, वन। सेकेंडली, ये कितने अरसे तक ये वॉर जो है स्ट्रेच कर सकती है? दोनों की कैपेसिटी आपके सामने है, ईरान की भी, अमेरिका की भी और इसराइल की भी, उनके तीनों की। राणा साहब देखिए, दोनों जो बेलिजरेंट्स हैं, एक तरफ यूएस और इसराइल, दूसरी तरफ ईरान, इनकी स्ट्रेंथ भी डिफरेंट डोमेन्स में है और इनकी वल्नरेबिलिटीज़ भी डिफरेंट डोमेन्स में है। जो यूएस और इसराइल की ये डेफिनेटली स्ट्रेंथ है, उनको टेक्नोलॉजिकल एज है, उनका स्टेमिना ज़्यादा है। लेकिन जो दूसरी साइड है, जो उनका पब्लिक प्रेशर, लोगों की ओनरशिप, उस साइड पे देखते हुए वो वल्नरेबिलिटी यूएस और इसराइल की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईरान। ईरान जो है वो अपने वेपन्स के यूज़ को कैलिब्रेट कर रहा है। आपने देखा होगा कि उनके जो मिसाइल्स हैं उनकी स्ट्राइक्स कम हो रही हैं, वाइल ड्रोन्स की स्ट्राइक्स, ड्रोन का यूज़ जो है वो बढ़ रहा है। ड्रोन जो है वो एक बहुत चीपर ऑप्शन है, और ड्रोन जब वो बेचते हैं और उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सेज लगते हैं वो 10-20 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव हैं जिनसे वो उनके ऊपर रिस्पॉन्सेज लगाते हैं। तो मेरे नज़दीक इस वक्त जो ओवरऑल अगर मैं सिचुएशन देखूँ, द वे यूएस एंड यूएस हाउस इज इन डिसऑर्डर एंड द वे ईरान इज डिस्प्लेइंग इट्स क्या कहते हैं सेल्फ एश्योरेंस एंड कॉन्फिडेंस, तो मेरे नज़दीक, और बीच में ये भी आप फैक्टर इन करें कि जिस तरीके से रशिया और चाइना के जो रिस्पॉन्सेज बीच में इंटीग्रेट हो रहे हैं। मैंने एक रशियन स्टेटमेंट देखी है जिसमें उन्होंने कहा कि जी विल गो टू एनी लिमिट टू मेक श्योर कि इसराइल और यूएस के ऑपरेशंस कामयाब ना हो। तो दोनों साइड्स अपनी अपनी सक्सेस को क्लेम कर रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पेशेंस के लिहाज से इसराइल और अमेरिका ईरान से पहले दे विल रन आउट ऑफ पेशेंस। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि अभी तक जो ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि रिजीम चेंज की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही। यहाँ तक भी मैं कहना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ऑब्जेक्टिव को स्केल डाउन किया है। उन्होंने अभी ये कहा है कि मैं ईरानियन पॉपुलेस पे छोड़ता हूँ, ईरानियन पब्लिक पे छोड़ता हूँ कि वो रिजीम को चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आप ये देखें कितना बड़ा ये स्केल डाउन है कि आप आए थे रिजीम चेंज करने के लिए और अल्टीमेटली आप कह रहे हैं कि लीव इट टू समबडी एल्स, वो रिजीम चेंज करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो मेरे नज़दीक ये जो प्रोलॉन्ग होने की ऑप्शन है वो ईरान है जो अभी तक कह रहा है कि मैं टॉक्स के लिए टॉक्स नहीं करना चाहता, वाइल जो यूएस है उस साइड पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। वो एलाइज को भी अलर्ज कर रहे हैं, वो एनिमीज़ को भी अलर्ज कर रहे हैं विद इन द यूएस। जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में वहाँ पे सेक्रेटरीज आपस में उनकी टसल है, सेक्रेटरी ऑफ वॉर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, और प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। तो काफ़ी मेरे नज़दीक उनके लिए चिप्स आर डाउन। अच्छा चलें जी। मैं वेरी क्विकली मैं आपकी तरफ आता हूँ ज़मीर साहब। मैं ज़रा फैसल साहब से एक सवाल कर लूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे, मैं चाहता हूँ उनकी इनपुट मिल जाए। फैसल साहब, व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग इन द सीज जी? वो आप क्या समझते हैं ये जो सिचुएशन बनी हुई है इन द इंटरनेशनल वाटर्स, ये इसी तरह चलती रहेगी और ये कितना अच्छा स्ट्रेच कर सकती है? ये कितना अर्सा तक यहाँ पे इसी तरह प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, या अल्टीमेटली ये सेटल डाउन हो जाएंगी इन द डेज टू कम और वीक्स टू कम? देखिए राणा साहब, आज की खबर है कि अमेरिकन तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो है उसको भेजने का सोच रहे हैं एचडब्ल्यू बुश को। और अगर वो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने का सोच रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि वो प्रोलॉन्ग वॉर को देख रहे हैं और वो ये समझते हैं कि उनकी जो कैपेबिलिटी है इस वक्त ईरान को डेसिमेट करने की वो काफी नहीं है। अच्छा। जहां तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बात आप करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान अपनी मर्जी के अलावा ईरान से वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई खुलवा सकता है। अच्छा। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं ना कि ईरान ने सिर्फ ऐलान किया है कि हमने ये बंद कर दी है और शिप्स ने जाना वहां छोड़ दिया है। ईरानियन जिसको चाह रहे हैं उसको जाने दे रहे हैं, जिसको नहीं चाह रहे उसको नहीं जाने दे रहे। तो ये उनकी कैपेबिलिटी है। अच्छा, अभी उनके पास बहुत ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल कि जो ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाऊंगा, जबरदस्ती खुलवाऊंगा। अब अगर जबरदस्ती खुलवाने की वो बात करते हैं तो एयर से तो वो खुलवा नहीं सकते उसको,
क्योंकि IRGC के पास एयर स्ट्राइक से नहीं हो सकता ऑपरेशन सर? नहीं, एयर स्ट्राइक से नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि ये जो IRGC है, पासदारान इनकलाब की नेवी, इसके पास छोटी बोट्स हैं, स्पीड बोट्स हैं, जिनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं, जो रिमोट कंट्रोल बोट्स हैं, जो कि सुसाइडल कैमिकेजे बोट्स हैं। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे छुप के खड़ी हुई हैं, एक जगह पे कहीं ये जमा नहीं होती हैं, और एयर से इनको टारगेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हाईली मैन्यूवरेबल बोट्स हैं, पानी में चलती हैं, तो ये तेज और मैन्यूवर करती हैं, तो एयरक्राफ्ट या कोई ड्रोन इनका पीछा नहीं कर सकता है। अच्छा। तो वहां पे फिजिकल नेवी लानी पड़ेगी उनको। अच्छा, अब अगर वो फिजिकल नेवी लेकर आने की कोशिश करते हैं, तो राणा साहब समझने की बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बड़ी तंग गुजरगाह है, जी हाँ, और जो तंग गुजरगाह होती है उसमें जो बड़ा शिप होता है वो एक बड़ा टारगेट भी पेश करता है। तो ये एडवांटेज ईरानियन नेवी के पास है, पासदारान इनकलाब के पास है, कि अगर बड़े शिप उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आते हैं नेवी के, तो वो पासदारान इनकलाब की नेवी को तो निशाना शायद मुश्किल से बना सके, लेकिन वो बड़े आराम से उसको बना सकती है निशाना। फिर इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइनिंग कर दे, सी माइंस दे, अच्छा, तो उन माइंस को क्लियर करने में कई महीने लग सकते हैं, और जब तक 100% वो क्लियर नहीं होंगी, कोई शिप उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की जरूरत नहीं करेगा। अच्छा, तीसरा, वो किसी शिप को डिबो सकते हैं इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और अगर उन्होंने शिप डिबो दिया तो फिर तो इसको मतलब सालों साल ये शायद ना खुले, इसमें साल लग जाए खुलने में इसको, क्योंकि उस शिप को काट काट के निकालना पड़ेगा। अच्छा। तो अगर मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ईरान की अपनी मर्जी के अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मेरा ख्याल है ईरान से कोई नहीं खुलवा सकता। तो उसका वाहिद हल यही है कि इस जंग को खत्म किया जाए, और ईरान को से दोबारा बातचीत अगर करनी है तो दोबारा बातचीत की जाए, लेकिन इस जंग को और ये जो सारा एक फसाद मचाया हुआ है बिला जवाज, इसको खत्म करने की जरूरत है, ताकि सारी दुनिया को आसानी हो, खित्ते के ममालिक को आसानी हो, और अमेरिका को भी इस वक्त भी अगर अमेरिका चाहे तो मैं समझता हूं कि उसके पास स्पेस सेविंग का काफी सामान है। मैं जरा जमीर साहब की तरफ चलूं। जमीर साहब, कोई एग्जिट स्ट्रेटजी है अमेरिका के पास, इजराइल के पास? आई डोंट थिंक सो, अनटिल अनलेस द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, या फॉर दैट मैटर उनमें से आधे ऑब्जेक्टिव्स भी जब तक अचीव नहीं होते उस वक्त तक तो एग्जिट स्ट्रेटजी बनती नहीं है, ना इजराइल की ना अमेरिका की। तो एग्जिट स्ट्रेटजी तो उसी वक्त बनेगी इन दोनों ममालिक की, अमेरिका की और इजराइल की, जब तक ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते। सो दैट मीन्स कि हम इसको देख रहे हैं सितंबर तक की स्ट्रेच हो सकती है, जुलाई तक स्ट्रेच हो सकती है ये वॉर, या एक दूसरे की नर्व टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे? साहब, असल में जो सवाल है वो ये है कि इनके मकासद क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मेरा ख्याल है कि अभी एक मौके पर हम पहुंचे हैं कि इजराइल और अमेरिका के मकासद जो हैं वो उनमें स्प्लिट आ रहा है। अमेरिका चाहेगा कि किसी न किसी तरह कोई ऑफ रैम्प इन्हें मिले, और किसी न किसी तरह मज़ाकरात के तौर पे ये कोई वहाँ ईरान में ऐसी हुकूमत आए जिसको अमेरिका कहे कि जी हमें मंजूर है, ये ठीक है, हम इसके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इजराइल के मकासद हैं वो तो ये है कि ईरान की बिल्कुल को ख़त्म किया जाए, ईरान को डेवस्टेट किया जाए, ईरान में खाना जंगी प्रमोट की जाए, और ईरान को एक किस्म से जो सीरिया में हुआ है या इराक में हुआ था या लिबिया में जो हुआ है, इस तरह से वहाँ पर हालात पैदा किए जाएं। तो ये मकासद जो अगर इजराइल के हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एनी टाइम सून ये जंग ख़त्म होने लगी, क्योंकि ईरान की तरफ से नाउ इट इज़ ए वॉर ऑफ सर्वाइवल। और ये नहीं है कि रजीम सर्वाइवल, रजीम तो उन्होंने उनको असैसिनेट कर चुके हैं, तो अब रजीम फिर भी नहीं कोलैप्स की, तो रजीम चेंज तो फेल हो गया। अब यह है कि ईरान को अंदर से तबाह किया जाए, और इसी वजह से जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि ये जो अक़लियती फ़िरके हैं या दूसरे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, बलोच हैं, अज़ेरीज़ हैं, कुर्द हैं, इनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाए कि अंदर खाना जंगी हो। और इसमें जो मैं ये भी कह दूं कि इसमें इंडिया का बहुत अहम रोल हो सकता है, ख़ास तौर पे बलोचियों के साथ, क्योंकि हमें पता है बलोच के साथ इन लोगों के क्या कनेक्शंस हैं। तो ये एक अच्छा, तो एक तो ये है कि वॉर ऑफ सर्वाइवल है, तो इस वजह से ईरान भी ये जंग लड़ सकता है एसिमेट्रिकल तौर पे, जिस तरह से पहले एडमिरल साहब ने वाज़ेह किया कि उनके पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो स्मॉल ड्रोन्स हैं, सबमरीन्स हैं, छोटी बोट्स हैं, ये इन चीज़ों से वो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा ख्याल में
फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इस चीज़ में अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं है एसिमेट्रिकल वॉर को लड़ने के खिलाफ, मासवा इसके कि वो फिर अपनी फौजें ईरान में भेजे, और वो भेजना जो है अमेरिका को भी मालूम है वो बहुत बड़ी गलती होगी, तो क्योंकि उन्होंने देख लिया उनके साथ इराक में और अफगानिस्तान में क्या हुआ था। नहीं नहीं एम्बेसडर साहब, बूट्स ऑन ग्राउंड तो एक मेरे ख्याल में लास्ट कोई अटेम्प्ट हो सकती है, लास्ट कोई एफर्ट हो नहीं, सकती इट्स नॉट एन ऑप्शन। मेरे ख्याल में तो वो ऑप्शन ही नहीं है अमेरिका के लिए। हाँ, तो वो तो एक इशू बन जाएगा। वो तो फिर जितना प्रेशर इंटरनल है इस वक्त ट्रम्प पे, वो तो एक नया एक इशू खड़ा हो जाएगा। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसे ही है ना? बिल्कुल, तो नहीं वो ऑप्शन ही इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होता तो ईरान को शिकस्त देना जो है ना वो फिर तो मुमकिन नहीं लगता है मुझे। बूट्स ऑन ग्राउंड तो डॉक्टर साहब कोई ऑप्शन नहीं है ना, ये तो सब एग्री करते हैं, ऐसे ही है ना डॉक्टर साहब? अगर उस ऑप्शन की तरफ जाता है अमेरिका तो वो सुसाइडल होगा। और ईरान ने तो कहा है कि आइए हम आपका इंतजार करें। ईरान की ज्योग्राफी बूट्स ऑन ग्राउंड की इजाजत नहीं देती। मैं एक गुजारिश और करना चाहूंगी, देखिए जी, ट्रम्प का अगर आप पिछले 10 दिन में उनका नैरेटिव देखें ना, तो इट्स अ लॉट ऑफ ग्रास हॉपिंग। उनके नैरेटिव में बहुत ग्रास हॉपिंग है। हाँ, और एम्बेसडर जमीर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त आपको एक वाज़ेह फॉल्ट लाइन नजर आती है बिटवीन इसराइल का ऑब्जेक्टिव क्या है और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्या है। और हमें पता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प में इतना प्रैग्मेटिज्म मौजूद है कि वो इससे निकलने का कोई रास्ता बना सकते हैं, कोई नया नैरेटिव स्पिन कर लेंगे। जब 2025 में 12 दिन की जंग हुई थी, ओवरनाइट अमेरिका अग्रेसर से मीडिएटर बना था। अब कि उन्होंने स्टेक्स बहुत बढ़ा लिए हैं तो ये ट्रांजिशन के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अमेरिका स्टिल वांट्स टू गेट आउट ऑफ द वॉर। अच्छा। कमाला हैरिस ने ये प्रिडिक्ट किया था 2024 में ट्रम्प के बारे में कि ये एक ऐसी जंग शुरू करेगा जो ये खत्म नहीं कर पाएगा। नोबडी इन अमेरिका इज प्रिपेयर्ड फॉर एवर वॉर। वो जो अफगानिस्तान की फॉर एवर वॉर थी ना, उसमें से भी हाथ जोड़ के ये बाहर निकले थे। तो ईरान के साथ कोई एपेटाइट नहीं है फॉर एवर वॉर की। ईरान की हिकमत बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है। ईरान ने अभी ऐलान कर दिया है कि हम दीगर गल्फ स्टेट्स पे या किसी भी स्टेट पे हमला नहीं करेंगे अगर वहां से हम पर हमला नहीं होगा। यानी उन्होंने जीरो इन कर दिया है अपना अटैक तेल अवीव को। ये इजराइल के लिए भी सस्टेन करना मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है जो व्हाट आई एम हियरिंग इज कि चाइना अब बहुत प्रोएक्टिवली डिप्लोमेसी की तरफ ले जा रहा है सूरत हाल को। चाइना भी, तुर्किया भी और पाकिस्तान भी। जो चाइना का रीजनल आर्किटेक्चर है उसका ईरान पिलर है। ठीक। और अगर कोई निगोशिएशंस की तरफ ईरान को ले जा सकता है वो शायद चाइना है। लेकिन एक बात तय है कि अगर ये निगोशिएशंस पे खत्म होती है जंग तो ईरान विल इमर्ज मच स्ट्रॉन्गर। ठीक, बिल्कुल ठीक है। आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर जी, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ उसी को मैं ज़रा रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ DSS मुझे एक बात ज़रूर समझ आती है कि जितनी भी वर्ल्ड वॉर्स हुई, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और या उसके अलावा आप देख लें जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए दुनिया में, उसमें बैकडोर डिप्लोमेसी के जो होते हैं एवेन्यूज़ वो हमेशा खुले रखे जाते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो जो यहाँ पे जंग जारी है बिटवीन ईरान, अमेरिका एंड इजराइल, इसमें भी अगर बैकडोर डिप्लोमेसी को टैप किया जाए, उनकी जो ऑप्शन है उसको टैप किया जाए, तो मेरे ख्याल में उसमें से कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। बट देन अगेन इसमें ट्रिकी सी सिचुएशन है यहाँ पे, और वो ट्रिकी सिचुएशन ये है कि कौन बैकआउट करेगा। यानी कि एक स्टेप किसी ना किसी को तो पीछे लेना पड़ेगा, बल्कि तीनों को लेना पड़ेगा। वो कौन लेगा पहला स्टेप पीछे, तो फिर ही जाके बात बन सकती है। मुझे तो ये समझ आती है। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, कल 8 बजे फिर हाजिर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।